Hello students, I hope all of you are comfortable in understanding English. While teaching, I will be using English as well as Hindi to make you understand better. I hope every one of you can understand English and Hindi, both languages. Let me first introduce myself to you. My name is Vikas Tripathi and I have post-graduated in physics from IIT Guwahati. I have been teaching for about last 15 years. I and Darshan Nankani sir will be guiding you through your syllabus of physics. Some chapters in your syllabus of physics will be taught to you by me and few chapters will be taught to you by Darshan sir. In case you have any doubt, in case you want to ask any question, you may call us at these numbers. I will advise you to note down our phone numbers. In case you want to ask any question, you can reach us at these phone numbers. So please note down these two phone numbers. In case you want to ask any question, you may call us at these phone numbers. Alright? So, let us begin first unit of your syllabus. Unit 1 in your syllabus of physics is mathematical tools. So, we are going to learn physics, and to understand physics we have to have understanding of very basic mathematics. थोड़ी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में आनी शुरू होगी. तो फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस इज मैथमेटिकल टूल्स. इस यूनिट के अंदर, मैथमेटिकल टूल्स यूनिट के अंदर हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे. चैप्टर 1 इज ट्रिग्नोमेट्री, जो हम आज पढ़ेंगे. चैप्टर 2 इज डिफरेंशिएशन एंड चैप्टर 3 इज इंटीग्रेशन. तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड फर्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री. आई होप कि आप सभी बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पता है, क्योंकि 9th 10th क्लास में आपको सिखाई गई है. मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपको 9th 10th क्लास में आपको सिखाया गया है. कुछ बातें जो मैं बताऊंगा हो सकता है आपको पहले से ही मालूम है, और कुछ बातें जो मैं सिखाऊंगा वो आपके लिए नई बातें हैं. आपने उनको पहले शायद नहीं सीखा होगा. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो मेरा मकसद आपको मैथमेटिक्स सिखाना नहीं है. मैं यहां पर मैथमेटिक्स सिखाने के लिए नहीं आया हूं. तो मैं सिर्फ उतना ही आपको सिखाऊंगा जितना फिजिक्स को समझने के लिए जरूरी है. मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं सिखाऊंगा. वो आपको आपके मैथ्स वाले सर सिखाएंगे. जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है उनको तो मैथ्स वाले सर डिटेल में सिखाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने बायो स्ट्रीम चूज किया है उनको मैथ्स अब नहीं पढ़ाई जाएगी. तो जितना मैं सिखाने जा रहा हूं उसकी मदद से ही आपको फिजिक्स आगे की समझ में आएगी. तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये लास्ट चांस है मैथ्स को थोड़ा सा सीखने का. और जैसा कि मैंने बताया कि जितनी मैथ्स मैं सिखा रहा हूं वो फिजिक्स के लिए एसेंशियल है. मतलब जो मैथमेटिक्स अब मैं सिखाने जा रहा हूं, अगर आपने उसको अच्छे ढंग से नहीं सीखा तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी. इसलिए जरूरी है कि आप इस मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से सीखें. आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या आप बायो के स्टूडेंट्स हैं,
इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ना तो मैथ्स पढ़ाने आया हूं ना बायो, मैं पढ़ाने आया हूं फिजिक्स। तो मैं जो सिखा रहा हूं वो फिजिक्स के लिए कंपलसरी है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। स्पेशली जो बायो के बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हमें मैथ्स की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं तो वो मैं तभी सिखा रहा हूं अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो। इसलिए अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो भी ये जो मैथ्स आपको सिखाई जा रही है ये कंपलसरी है, आनी ही चाहिए, क्योंकि तभी आपको फिजिक्स अच्छे ढंग से समझ आएगी। मैथ्स वाले बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, आपको आपके मैथ्स वाले सर डिटेल में पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में आपको आपके मैथ्स वाले सर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे 6 महीने बाद, और हमें चाहिए अभी। बिना मैथ्स को सीखे आप फिजिक्स को शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो भले ही मैथ्स वाले बच्चों को मैथ वाले सर आगे चल के सिखाएंगे, लेकिन जब तक आपको मैथ्स में सिखाया नहीं जाता तब तक जो मैं सिखाने जा रहा हूं उसकी मदद से ही आप फिजिक्स को पढ़ पाओगे। तो आप चाहे बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए, मैं जो सिखाने आया हूं वो फिजिक्स के लिए कंपलसरी है, तो सभी बच्चों को सीखना पड़ेगा, बायो या मैथ स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, तो आप अपनी कॉपी पर हेडिंग डालिए यूनिट 1, और यूनिट 1 का नाम लिख लीजिए मैथमेटिकल टूल्स। फर्स्ट यूनिट हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। डू इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्री। आपने चैप्टर का नाम लिख लिया है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग आप अपनी कॉपी में लिखें। फर्स्ट हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब थोड़ी देर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आई होप आपको पूरी बात समझ में आएगी। जो मैं बताने जा रहा हूं वो ज्यादातर बच्चों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये 9th 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस सपोज यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ABC। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में राइट एंगल कहां है? B पर। तो दिस एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। लेट अस सपोज ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और A पॉइंट पर एंगल बन रहा है थीटा। एंगल का सिंबल होता है थीटा। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है? इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है? एवरीबॉडी नोज दिस। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है द लॉन्गेस्ट साइड, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसका हाइपोटेन्यूज है AC। अच्छा, परपेंडिकुलर कौन है? बता सकते हैं आप? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? तो जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूं, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है ये फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है
कि आप कौन से एंगल को देख रहे हो। सपोज आप ये एंगल देख रहे हो थीटा, तो जिस एंगल को हम देख रहे हैं उसके जो सामने की साइड है उसे परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो तीसरी साइड बच गई उसे बेस मानते हैं। तो अगर हम थीटा एंगल को देख रहे हैं तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड BC इज परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली जो बच गई है ये है AB, इट इज बेस। तो द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने की साइड इज परपेंडिकुलर, एंड द थर्ड साइड विच रिमेन्स इज बेस। तो अगर इस थीटा एंगल को देखा जा रहा है तो परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB, ठीक है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम 6 रेशियो डिफाइन करते हैं, 6 रेशियो डिफाइन करते हैं। पहले रेशियो का नाम है साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, इसको एक्चुअली ऐसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ द एंगल थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा। ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में जो थीटा एंगल है उस थीटा एंगल का साइन, साइन ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब उस थीटा एंगल को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, ठीक है। इसी तरह cos थीटा, तो इसको एक्चुअली ऐसे पढ़ा जाता है, cos ऑफ द एंगल थीटा, हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं cos थीटा। प्रॉपरली पढ़ने का तरीका ये है, cos ऑफ द एंगल थीटा इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल में थीटा एंगल को देख रहे हो आप, तो थीटा एंगल के लिए बेस कौन होगा, ये नीचे वाली साइड AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। तो दिस इज cos थीटा। उसी तरह ये है tan थीटा, एक्चुअली इसको ऐसे पढ़ा जाता है, tan ऑफ द एंगल थीटा, एंड दिस इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। व्हाट इज tan थीटा, रेशियो ऑफ, देखो रेशियो कर रहे हैं, रेशियो मतलब डिवाइड, तो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो फिर से इस थीटा एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, तो थीटा एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा बच्चों BC और बेस होगा AB। cot थीटा, cot थीटा इज रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे, cot ऑफ द एंगल थीटा, फिर से बोल रहा हूं, cot ऑफ द एंगल थीटा, शॉर्टकट में पढ़ते हैं cot थीटा। एंड व्हाट इज cot थीटा, इट इज रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल में बेस कौन है, थीटा एंगल के हिसाब से सोचेंगे, तो थीटा एंगल के हिसाब से बेस आएगा AB और परपेंडिकुलर आएगा BC। तो cot थीटा इट इज इक्वल टू AB अपॉन BC। उसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, अब आपने सही बोला है, sec ऑफ द एंगल थीटा, कैसे पढ़ेंगे, sec ऑफ द एंगल थीटा, शॉर्टकट में sec थीटा बोल देते हैं। एंड व्हाट इज sec थीटा, sec थीटा इज रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो अभी हाइपोटेन्यूज कौन है, थीटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, AC है, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूज इज AC डिवाइडेड बाय बेस, तो थीटा एंगल के लिए बेस होगा AB। बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान सी बात अभी चल रही है। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, राइट,
कॉसिक ऑफ द एंगल थीटा। शॉर्टकट में पढ़ते हैं कॉसिक थीटा। एंड व्हाट इज कॉसिक थीटा? इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। तो जब मैं कहता हूं रेशियो, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दिस इज कॉसिक थीटा। हाइपोटेन्यूज इज AC एंड परपेंडिकुलर थीटा एंगल के लिए BC। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय BC। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके बारे में 9th 10th क्लास में पढ़ाया गया है। एक बात बताओ, ये जो 6 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन 6 को क्या कहा जाता है? इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एक बार बताओ, इनको रेशियोज क्यों कहते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये रेशियोज हैं। Isn't it? Yes, the answer is very simple. इनको रेशियोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेशियोज हैं। रेशियो मतलब दो चीजों का डिवाइड है। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में इनका यूज करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आई वांट यू कि आप अपनी कॉपी पर ये पूरा नोट कीजिए, डायग्राम बनाइए और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपनी कॉपी पर लिखिए। ठीक है, एक बार मैं आपकी मदद के लिए रीड कर रहा हूं, इन केस किसी बच्चे को रीड ना हो रहा हो। मैंने लिखा हुआ है, लेट अस सपोज वी हैव a right angled triangle ABC as shown। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा, वो जो एंगल थीटा है उसके करस्पॉन्डिंग BC इज परपेंडिकुलर, थीटा एंगल के लिए BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, आपको ये पूरी चीज अपनी कॉपी में नोट करनी है। Now again, corresponding to angle theta, we define following trigonometric ratios। एंगल थीटा के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी बात अपनी कॉपी पे नोट करें, डायग्राम बनाएं और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी कॉपी पे लिखें। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दो और ये पूरा नोट करो। जिन बच्चों का हो जाए पूरा, जब आप लोग नोट कर लेंगे तो इस वाले एंगल को देखना, इस एंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं अल्फा। इस एंगल को देखना, इसका नाम हम रख लेते हैं अल्फा। बताओ अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन आएगा? तो एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर आप अल्फा एंगल को स्टडी कर रहे हो तो परपेंडिकुलर होगा AB। हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबी साइड ही होती है, तो हाइपोटेन्यूज इज AC। और जो तीसरी साइड बच गई है BC, दैट इज बेस। कौन से एंगल के लिए? इस अल्फा एंगल के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पूरी चीज को पहले नोट करो, फिर वीडियो को पॉज करो और इस अल्फा एंगल के लिए आप लोग साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा एंड कोसेक अल्फा की वैल्यूज बताइए ट्राइंगल से देखकर। तो वीडियो पॉज करो, इस पूरी चीज को नोट करो और साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, इन सब की वैल्यूज को कॉपी पे लिखो। डू इट। ऑलराइट, तो साइन ऑफ द एंगल अल्फा, शॉर्टकट में बोलेंगे साइन अल्फा, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है? AB। हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो साइन अल्फा की वैल्यू है AB अपॉन AC।
उसी तरह कॉस ऑफ द एंगल अल्फा शॉर्टकट में कहा जाएगा कॉस अल्फा, वैसे एक्चुअली इसको कहा जाना चाहिए कॉस ऑफ द एंगल अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? ट्रायंगल में देखो अल्फा एंगल को अगर देख रहे हैं तो बेस होगा BC, बेस इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। tan of the angle alpha, tan alpha it is perpendicular by base, और अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा अल्फा एंगल के लिए BC। तो tan अल्फा की वैल्यू है AB अपॉन BC। cot of the angle alpha is equal to cot alpha is equal to बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर से अल्फा एंगल को देखो ट्रायंगल में, अल्फा एंगल के लिए बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और जो तीसरी साइड बच गई हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वो बेस है। तो अल्फा एंगल के सामने की साइड, अल्फा एंगल के सामने की साइड AB ये परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेन्यूज और BC इज द बेस। तो बेस इज BC and perpendicular is AB. Sec of the angle alpha, sec alpha equal to hypotenuse by base। अल्फा एंगल है तो बेस होगा BC, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस दैट इज इक्वल टू AC by BC। cosec of the angle alpha, cosec alpha it is equal to हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अभी अल्फा एंगल की बात चल रही है तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा AB, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो हाइपोटेन्यूज इज AC एंड परपेंडिकुलर इज AB। मुझे पूरा विश्वास है सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही सही लिखा है। अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को यहां पे क्लियर करो, आज के बाद वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा आसान है, आपको 9th 10th क्लास में भी पढ़ाएंगे। अब बच्चों ये साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा, कॉट अल्फा ये सब क्या है? अभी मैंने बताया था इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शंस क्यों कहते हैं ये हम थोड़ा बाद में समझेंगे, मैं आपको फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने ना नोट किया हो ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक चीज हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जो साइन अल्फा है और ये जो कॉसिक अल्फा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन अल्फा इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और जो कॉसिक अल्फा है दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये रेसिप्रोकल है। ऑलराइट, तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि साइन फंक्शन और कॉसिक फंक्शन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है साइन फंक्शन, और जो कॉसिक फंक्शन है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, तो ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। उसी तरह कॉस फंक्शन और सेक फंक्शन ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कॉस फंक्शन और सेक फंक्शन ये भी रेसिप्रोकल है, और tan फंक्शन, cot फंक्शन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं the 6 trigonometric functions
trigonometric functions have following relations. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने लिखे हैं इनके बीच में ये रिलेशंस हैं। अगर आप साइन फंक्शन लोगे, जिस भी एंगल की बात कर रहे हो, थीटा एंगल या अल्फा एंगल, तो वो यहां पे लिखेंगे। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1। तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वैसे ही कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से tan थीटा एंड कॉट थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। एक बात आप और देख सकते हो कि जो tan थीटा है इट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो न्यूमरेटर में भी हाइपोटेन्यूज आएगा, डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेन्यूज आएगा। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ऊपर नीचे कट गए, तो ऊपर बचा परपेंडिकुलर, नीचे बच गया बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस यानी tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा, वैसे तो सभी को पता है, समझाने वाली बात नहीं है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो मैंने रिलेशंस लिखे हैं ये आप सभी को पता है। रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिलेशन कहां से आए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 कहां से आया, तो बेसिकली साइन थीटा और कॉसेक थीटा की डेफिनेशन ऐसी है। साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा की डेफिनेशन हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये रिलेशन सारे कहां से आए हैं? फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और ये पूरी बात अपनी कॉपी पे फटाफट नोट करिए। वीडियो पॉज कर दीजिए और ये पूरा नोट कर लीजिए, जल्दी से कीजिए। ऑलराइट, तो अब आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए, सम यूजफुल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी मैंने आपको सिखाए हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपने याद किया होगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ये याद रखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है 1। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। अब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी 0 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। लेकिन कोई बच्चा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के जो और भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज क्यों नहीं बताई? 15 डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं बताई? साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या है ये क्यों नहीं बताई? या साइन 17 डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं बताई? किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि मैंने आपको साइन 15 डिग्री, साइन 17 डिग्री ये सारी वैल्यूज क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई? बच्चों आंसर इज वेरी सिंपल। अगर मैं आपको साइन 15 डिग्री और साइन 17 डिग्री की वैल्यू बता भी देता तो भी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता।
अगर मैं 15 और 17 की बता देता तो आप मेरे से 18, 19, 20, 21 ये भी पूछते। अगर मैं साइन 20 डिग्री और साइन 21 डिग्री भी बता दूं तो कोई बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर तो साइन 20.1 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 20.2 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं आपको वैल्यूज बता भी दूं, साइन 15 की क्या है, 16 की क्या है, 17 की, 18 की बता भी देता हूं, तो भी आपका क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 20 डिग्री के बाद 20.1 डिग्री, 20.2 डिग्री, 20.3 डिग्री डेसिमल्स में भी एंगल होते हैं। तो बेसिकली 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में कितने एंगल्स हैं? 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में कितने एंगल्स हैं? आंसर इज इनफाइनाइट एंगल्स हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करेंगे, फिर डेसिमल्स में भी देखेंगे। तो 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में कितने एंगल्स हैं? देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स। और इनफाइनाइट हैं तो मैं कहां तक आपको बताऊंगा, कौन कौन सी वैल्यूज बताऊंगा, और अगर मैं बताऊंगा भी तो भी आप सारी वैल्यूज को याद नहीं कर सकते। इसलिए 0 डिग्री के बाद सीधे 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद करवाई गई है। बीच के एंगल्स की बात नहीं की गई है, क्योंकि बीच में इनफाइनाइट एंगल्स हैं और सारे एंगल्स की बात हम कर ही नहीं सकते। समझ में आया? अब एक सवाल यह है कि ठीक है, सारे एंगल्स की बात नहीं कर सकते, तो फिर 0 डिग्री और 30 डिग्री ही क्यों? भाई 30 डिग्री ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ज्यादातर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमें यही एंगल मिलते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस में बार बार आते हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। सीधे सीधे बताऊं मैं क्या कह रहा हूं? चुपचाप याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, इनको याद करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है? बहुत अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए, जैसे किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री और 30 डिग्री ही क्यों बता रहे हैं, बीच वाले एंगल्स क्यों नहीं याद करवाए जा रहे हैं, तो दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन बच्चों, और मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए। राइट? अगर आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब आपका दिमाग एक्टिव है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है? तो अब मैं आपको इसी तरह की कुछ वैल्यूज दूंगा, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है? तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में ये वैल्यूज हम लोग फिल करेंगे। ओके, तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों? हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डू वी हैव? वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला है साइन फंक्शन, दूसरा है कॉस फंक्शन, तीसरा है tan फंक्शन, चौथा है cot, sec and cosec. We have 6 trigonometric functions. इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज 0 डिग्री एंगल के लिए क्या आएगी, ये आपको फिल करना है बच्चों। 0 डिग्री एंगल के लिए क्या वैल्यू आएगी, उसके बाद 30 डिग्री एंगल के लिए क्या वैल्यू आएगी, तो साइन 0 डिग्री यहां फिल करोगे, कॉस 0 डिग्री यहां फिल करोगे, tan 0 डिग्री यहां फिल करोगे, साइन 30 डिग्री यहां पे फिल करना है। 30 डिग्री के बाद 37 डिग्री की वैल्यूज, अब ये आपको 8, 9, 10 क्लास में नहीं बताई गई है, तो ये नई वैल्यू है, इसे छोड़ देना, इसे मैं बताऊंगा फिर फिल करना। ठीक है? तो 37 डिग्री एक नया एंगल है जो 9, 10 क्लास में बच्चों को नहीं सिखाया जाता, तो आप इस वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है? उसके बाद 45 डिग्री, फिर 53 डिग्री। तो 53 डिग्री एक नया एंगल है, इसके बारे में आपको नहीं 9, 10 क्लास में बताया गया है, तो इस वाले कॉलम को भी आप ब्लैंक छोड़ दो। फिर 60 डिग्री
और फाइनली 90 डिग्री। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी पर ये टेबल बनाइए, इस टेबल को आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कीजिए और जितनी वैल्यू आपको याद है, जितनी भी याद है वो आप इसमें फिल कर दीजिए। जो नहीं याद है वो अब मैं बताऊंगा, फिर याद कर लेना। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टेबल की कोई भी वैल्यू आपको नहीं याद है, ठीक है? तो बहुत जरूरी है बच्चों, इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, और अगर क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टेबल की सभी वैल्यूज आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और जितना याद है, बिना देखे, कहीं से देखना मत, जितनी वैल्यूज याद है एक बार पहले आप उनको फिल करो, फिर मैं आगे वैल्यूज आपको फिल करवा रहा हूं। चलो वीडियो पॉज करके फिल करो फटाफट, फिल इट अप। टेबल बना लो, वीडियो पॉज करो। ऑलराइट, तो आपने वीडियो पॉज करके ये सब फिल कर लिया होगा। अब मैं यहां पर वैल्यूज फिल कर रहा हूं, आप लोग इन वैल्यूज को मैच करिए। देखिए कितने बच्चों ने सही फिल किया है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 37 डिग्री की अभी मैं बताता हूं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1। मुझे विश्वास है कि लगभग सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक फिल किया होगा। अब याद रखने का तरीका है, यही जो लिखा हुआ है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो ये कॉस की वैल्यू होगी। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, रिवर्स ऑर्डर में उल्टा चलेंगे। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जो साइन की वैल्यूज है लेफ्ट टू राइट, वही cos की वैल्यूज है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट। ये जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? अगर आप कभी भूल जाओ तो इस तरह से याद कर सकते हो। तो साइन की वैल्यू याद है तो उसी को देखकर कॉस की वैल्यू फिल कर लेंगे। tan, तो tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan 0 इज साइन 0 यानी ये वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस 0, तो 0/1 एंड 0/1 इज 0। tan 30 डिग्री 1/2/√3/2, तो ये by2 कट जाएगा, 1/√3। tan 45 डिग्री, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1। tan 60 डिग्री, तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, नीचे by2 कैंसिल हो गया, √3। और tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री 1/0। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, जब 0 को डिनोमिनेटर में डालते हैं यानी 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है अनडिफाइंड। तो दिस इज अनडिफाइंड। तो tan 90 डिग्री इज अनडिफाइंड, ठीक है? ओके, cot 0, तो cot 0 डिग्री is basically cos 0 upon sin 0, cos 0 upon sin 0 यानी 1/0, and 1/0 is undefined, ठीक है? अनडिफाइंड के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। वैसे तो ये सिंबल इन्फिनिटी के लिए यूज होता है, एंड लेट मी टेल यू, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में फर्क है, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम इसको ये वाले सिंबल से यूज करेंगे। तो दिस सिंबल इज एक्चुअली फॉर इन्फिनिटी। अनडिफाइंड और इन्फिनिटी अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट सेम, लेकिन अभी हम लोग अनडिफाइंड के लिए भी सेम सिंबल यूज कर रहे हैं। ओके, तो cot 0 डिग्री इज cos 0 by sin 0 यानी 1/0,
दैट इज अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के लिए मैं ये इंफिनिटी वाला सिंबल यूज कर रहा हूं। दोनों में फर्क है, मैं फिर से बता रहा हूं, अनडिफाइंड अलग चीज होती है, इंफिनिटी अलग चीज होती है। फिलहाल हम उसको एक ही सिंबल दे रहे हैं, ओके। cot 30 डिग्री, तो दैट इज cos 30 by sin 30, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आंसर आएगा √3। cot 45 डिग्री, तो दिस अपॉन दिस इट इज 1। cot 60 डिग्री, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो दैट इज 1/√3। एंड cot 90 डिग्री, दैट इज 0/1, 0/1 इज 0, ओके। sec 0, तो जो sec होता है बच्चों वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल मतलब 1/1, तो इट इज अगेन 1। sec 30, तो cos की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो इट इज 2/√3। sec 45, तो cos वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, इट इज √2। sec 60, cos वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, दैट इज 2। sec 90, cos वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1/0, इट इज अनडिफाइंड। cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो cosec 0, sin 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, एंड 1/0 इज अनडिफाइंड। cosec 30, तो sin का रेसिप्रोकल करेंगे, इट इज 2। cosec 45, तो sin वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे √2। cosec 60, तो ये जो sin वाली वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल करें 2/√3। एंड cosec 90, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, ठीक है। आई होप ज्यादातर बच्चों ने ये सभी वैल्यूज सही सही फिल की है। अगर किसी बच्चे ने कहीं कोई मिस्टेक की है टेबल फिल करते समय, आज के बाद बच्चों ये मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है। कोशिश करो कि अब आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाए, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू आपको नहीं याद है तो ट्रस्ट मी बच्चों, क्वेश्चंस करने में आप अटक जाओगे। तो ध्यान से ये सभी वैल्यूज याद करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों को ऑलरेडी याद होगा। अब यहां पे आप देख रहे हो दो नए एंगल्स हैं, 37 डिग्री और 53 डिग्री। अब मैं इनकी बात करने जा रहा हूं। तो बच्चों एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को हमने ऐसा बनाया है, इसकी जो साइड्स हैं वो है 3, 4, 5। कौन सी साइड्स है? 3, 4, 5। तो ये है 3 परपेंडिकुलर, इसका बेस है 4, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूज है 5। तो दिस इज 3, 4, 5 ट्रायंगल। इस 3, 4, 5 ट्रायंगल में 3 जो साइड है उसके जो सामने एंगल है उसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। 3, 4, 5 ट्रायंगल में 3 के सामने 37 डिग्री एंगल होता है। तो अब देखो इस ट्रायंगल की मदद से आप sin 37, cos 37 उसकी वैल्यूज को यहां फिल कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल देखो बच्चों, sin 37, तो 37 डिग्री ये एंगल है। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो 37 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑब्वियसली 5। तो sin 37 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इट इज 3/5। cos 37 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। cot 37 डिग्री बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3। sec 37 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। cosec 37 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। ऑलराइट, अब 53 डिग्री की वैल्यूज कैसे आएंगी? 37 डिग्री की वैल्यू तो ट्रायंगल से आ गई। कौन सा ट्रायंगल? 3 4 5। ट्रायंगल को याद रखना है, 3 4 5 ट्रायंगल। इसमें 3 के सामने जो एंगल है वो 37 है। समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि ये वाला एंगल अगर 37 है तो ये वाला एंगल होगा 53, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, 180 में से ये 90 हो गया, तो अभी 90 बचा। 90 में ये 37 हो गया, तो ये 53 बच गया। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो पहले से ही समझ में आ गया होगा। जिन लोगों का ध्यान नहीं गया तो ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल 37 है, ये एंगल 90 है, तो ये 53 हो गया। तो इसी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? 3 4 5, उसी ट्रायंगल में 37 डिग्री की वैल्यूज भी दी जाएंगी और 53 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अगर 53 डिग्री एंगल को देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? 4। एंगल के जो सामने की साइड है वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज इज 5 और ये जो 3 है वो इस 53 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग बेस का काम करेगा। ओके, तो साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। cos 53 डिग्री ट्रायंगल में देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू है 3/5। tan 53 डिग्री, तो tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो tan 53 डिग्री इज 4/3। cot 53 डिग्री, cot 53 डिग्री, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। 53 डिग्री के लिए बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। sec 53 डिग्री, ये वाली वैल्यू, तो sec होता है रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो 53 डिग्री के लिए बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और cosec 53 डिग्री, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो इट इज 4/5। तो ये जो 3 4 5 ट्रायंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि जो 3 4 5 ट्रायंगल है उसमें 3 के सामने 37 एंगल है, और अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 53 है। तो जो बच्चे इस ट्रायंगल को दिमाग में याद रखेंगे, इस ट्रायंगल की मदद से 37 डिग्री और 53 डिग्री एंगल्स के ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप उस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करें, ट्रायंगल बना लीजिए और ये सारी वैल्यूज को अपनी कॉपी पे फिलअप कीजिए, ठीक है? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो पॉज कर लीजिए, इन वैल्यूज को जल्दी से फिलअप कर लीजिए। डू इट। ओके, आई होप सारे बच्चों ने वैल्यूज फिलअप कर ली होंगी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूं। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं सिखाना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। मैं सिर्फ उतना ही सिखाऊंगा जितना फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुझे चाहिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में आपको सिखाया जाएगा जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है, लेकिन अभी हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना फिजिक्स में हमारे लिए रिक्वायर्ड है। कल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आज ये जो मैंने टेबल में वैल्यूज बताई हैं, ये सारी बातें, ये सारी वैल्यूज आपको कल तक याद कर लेनी है। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि 90 डिग्री से जो आगे के एंगल्स आएंगे उन एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर 120 डिग्री के लिए पूछा जाए
साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो उसे कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम कल के वीडियो सेशन में सीखेंगे। तो फिलहाल आप लोग घर पर एक बार दोबारा ये टेबल बनाइए और बिना देखे ये सारी वैल्यूज को फिल कीजिए और उस ट्रायंगल को याद रखना है। कौन सा ट्रायंगल? 3 4 5। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।